नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के यूनिट 4 को लेकर, जिस यूनिट में भारत के कमज़ोर वर्ग जिनमें मूलतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम भारत में कमज़ोर वर्गों के बारे में बात करें तो कमज़ोर वर्ग से तात्पर्य यह है कि सामान्यतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाएं, विकलांग, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि सभी आते हैं। इस पाठ में हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि भारतीय संविधान में कमज़ोर वर्गों के बारे में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन संविधान राज्य को पिछड़े वर्गों को पहचानने तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के प्रयास करने का दायित्व राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 भाग 4 में सौंपता है। हालांकि संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए एक परामर्शकारी उपाय के रूप में है। उस पर कोई विधि सम्मत दंड नहीं दिया जा सकता उसके उल्लंघन के उस कारण, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो पूर्ण रूप से राज्य का विषय है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, सामान्यतः जनजाति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। चूँकि भारत भाषाई, प्रजातीय, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विविधताओं वाला देश है और ऐसे में किसी एक परिभाषा से जनजातियों की सभी विशेषताएं स्पष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की जो जनजातियां हैं वो विभिन्न भागों में निवास करती है और भौगोलिक रूप से भारत इतना विस्तृत देश है कि वहाँ पर अलग अलग जनजातियां किसी एक परिभाषा में हम उसको समेट नहीं सकते। हालांकि उनमें समानता होती है, लेकिन कोई एक परिभाषा सभी जनजातियों पर एक फिट नहीं बैठती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक मानव समूह रहते हैं जो आज भी सभ्यता या विकास से दूर जंगल, पहाड़, पठार जैसे प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः आदिवासी या वनवासी या जनजाति आदि नामों से जानते हैं। डॉक्टर बी एन मजूमदार के अनुसार जो ये परिभाषा है वो डॉक्टर बी एन मजूमदार ने दी है। हालांकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये परिभाषा आ रखी है, इसलिए ये थोड़ा यहाँ पे गौर करने का विषय है। उनकी जो परिभाषा है उनके अनुसार एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय, उद्योग आदि के विषय में कुछ विषयों का पालन करते हैं और एक निश्चित और उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। देखिए, इस परिभाषा में डॉक्टर बी एन मजूमदार ने कुछ परिभाषा के जो महत्वपूर्ण तत्व है जिनके अंतर्गत एक सामान्य नाम है, निश्चित भूभाग है, सामान्य भाषा है, उनका विवाह, व्यवसाय और उद्योग आदि के कुछ विषयों का पालन करना है और निश्चित और उपयोगी होते हैं और परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। भारत में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जनजाति शब्द सर्वप्रथम 1929 में साइमन कमीशन ने प्रस्तावित किया था और जिसे 1947 में संविधान ने भी स्वीकार किया। और भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, विभिन्न जनजातियों को, जो भारत की जनसंख्या का लगभग अभी 13% है। अब यदि हम देखें अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 10 एवं अनुसूचित 5 व 6 में इसका विवरण दिया हुआ है अलग अलग प्रावधानों के तहत, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में कुछ प्रावधान करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 244, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे। अनुच्छेद 244A, यह अनुच्छेद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करने का प्रावधान करता है। अगला अनुच्छेद है 342(1), राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। इस उपबंध में संसद को यह सख्ती दी गई है कि वह किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय का अथवा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग का विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगा और उसमें परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है।
अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य 5 सदस्यों की व्यवस्था होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। फिर है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने के लिए है यह अनुच्छेद 15(4) यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों या प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने का अधिकार होगा। अब है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधानों के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जनजाति उप योजना के समर्थन में भारत सरकार खासकर पारिवारिक आय बढ़ाने के कार्यक्रमों में अंतर को दूर करने के लिए संयोजक के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के स्तर को बढ़ाकर राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान करने के लिए सुनिश्चित विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 21 जनजातीय उप योजनाओं तथा जनजातीय बहुल 4 राज्यों को अनुदान देता है। जनजातीय शोध संस्थान राज्य सरकारों की योजना बनाने, जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने, आंकड़े एकत्र करने और संबंध राज्यों की रहने वाली जनजातियों संबंधी समस्याओं के बारे में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने जैसे कार्यों में लगे हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, जनजातीय क्षेत्रों में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न आवासीय विद्यालय, बालिकाओं की शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रावास जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं, और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जिसका गठन 2001 में किया गया, अनुसूचित जनजाति को रियायती दर पर यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा अब यदि हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है। प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, अस्थायी खेती, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, मदिरापान, आवास की समस्या, शिक्षा की समस्या, संचार की समस्या, औद्योगिकरण व नगरीकरण और प्रवसन की समस्या इनकी सबसे प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत आती है। अब तक भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या अन्य राज्यों द्वारा विभिन्न समितियां जो गठित की गई उन पर एक नज़र डालें तो पहली समिति 1960 में यूएन डेबर की अध्यक्षता में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरी 1968 में अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय दल AC दास के नेतृत्व में, तीसरी 1959 विशेष बहुउद्देशीय जनजाति खंड समिति वीरियर एलेविन की नेतृत्व में, 1971 में जनजाति विकास की संस्थाओं के सत्र में ऋण उन्मूलन तथा भूमि वापसी पर अध्ययन दल PS अज्जू, 1978 अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, 1978 पिछड़े वर्ग के विकास हेतु राष्ट्रीय समिति B शिवारमन। अब है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जिसे हम वर्तमान में अनुसूचित जाति कहते हैं उसे अतीत में कई नामों से यथा अशुद्ध, हरिजन, दलित, अछूत आदि नामों से जाना जाता था। जाति पदक्रम में यह निम्नतम स्थान पर पाए जाते हैं जिन पर कई सामाजिक नियोगिताएं आरोपित की जाती थी, जैसे मंदिर प्रवेश में निषेध, सार्वजनिक कुएं, तालाबों, सड़कों, होटलों आदि पर का उपयोग निषेध था, अस्पृश्यता का इनके ऊपर पालन होता था। 1929 में साइमन कमीशन ने दलितों और हरिजनों के लिए अनुसूचित जाति का शब्द प्रस्तावित किया, जिसे भारतीय संविधान ने भी मान्यता दी। अनुसूचित जनजाति की तरह ही अनुसूचित जाति भी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या वर्तमान में 16% के लगभग है। अब यदि हम देखें अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, उनके तहत अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न ही उसमें विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) क इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, साथ ही राज्य के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है। अस्पृश्यता का अंत। इस उपबंध के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि अस्पृश्यता अंत किया जाता है तथा अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोगिता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। फिर अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 में राज्य में विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335
35 सेवाओं व पदों के लिए अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का उपबंध है। अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा इन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजाति के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। संसद किसी विधि द्वारा किसी अनुसूचित जाति को सूची में सम्मिलित कर सकेगी या अपवर्जित कर सकेगी, अर्थात किस जाति को अनुसूचित जाति को शामिल करना है और किसे निकालना है, यह अधिकार संसद का है। अब अनुसूचित जाति के लिए जो विशेष प्रावधान है उनके अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में किसी भी व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता निवारण के बाद मिले अधिकारों का उपयोग करने से रोकने का प्रयास करता है। अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उनमें डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, विभिन्न आवासीय छात्रावास है, विभिन्न अंबेडकर छात्रवृत्तियां हैं, अंबेडकर हॉस्टल्स है। ये सारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। उनके आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम महिला समृद्धि योजना लागू करता है। साथ ही उनके वित्तीय सहयोग के लिए वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम है, वह उनकी सहायता करता है। राज्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम ये विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। अब देखें तो अनुसूचित जातियों की समस्याएं क्या है। अनुसूचित जातियों की समस्याओं के अंतर्गत उनकी निम्न आर्थिक स्थिति तथा निर्धनता, निम्न जीवन प्रत्याशा का प्रमुख कारण उनका स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव है, कमी है, निरक्षरता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, अस्पृश्यता तथा सापेक्षिक वंचन आदि है। यदि हम अगली बात करें तो अन्य पिछड़े वर्ग की, तो भारत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त वह समूह जिन्हें राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से मान्यता दी है उसे अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाता है। सन 1953 में डॉक्टर काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। इसका मूल उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना था। आयोग का मानना था कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग स्वयं अपने बल पर ऊपर उठने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें सरकारी सहायता तथा विभिन्न आरक्षण का लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है। आयोग ने 2399 जातियों की पहचान व अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में की थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का उस समय 17% थी। आयोग ने प्रथम श्रेणी की सेवाओं में कम से कम 25%, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.5% और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40% आरक्षण इन वर्गीय जातियों को देने के लिए प्रस्ताव रखा। 1989 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों पर लंबी चर्चा के बाद उस समय की सरकार ने उन्हें लागू करने का फैसला किया और 10 अगस्त 1990 को एक सरकारी ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली सिविल सेवाओं और पदों में 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया। 28 जुलाई 2000 को आयोग का पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन 18 जनवरी 1992 को किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 55,000 रुपये से कम आय वाले हैं रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। निगम ने पिछड़े वर्गों की उपयुक्त महिला लाभकर्ताओं के लिए स्वर्णिमा नामक एक विशेष योजना शुरू की। इस योजना के तहत उपयुक्त महिलाएं 4% सालाना ब्याज की रियायती दर पर 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। अब यदि हम देखें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में राज्य को अधिकार है कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिनमें पर्याप्त आरक्षण नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग गठित करने की व्यवस्था है। हालांकि वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसको संवैधानिक स्थिति दिलवाने के लिए अनुच्छेद 340(1) में संशोधन भी किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल निर्णय 1992 के तौर पर विख्यात उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना एक स्थायी संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों को शामिल करने तथा सूची से हटाने संबंधी शिकायतों को निपटाने तथा उनकी जाँच के बारे में सरकार को सलाह देना है। अब यदि हम देखें कि विभिन्न सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या सामाजिक विधान किए गए, उनमें उनके लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति है, मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति है जिन्हें आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल्स की सुविधा है, विभिन्न जिला स्तरीय और तहसील और उपखंड स्तर पर नौकरियों में आरक्षण है। अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 25.84% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि सरकारों ने विभिन्न योजनाओं, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत इन कमज़ोर वर्गों को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और इन प्रयासों के क्रम में आरक्षण बढ़ती हुई उनका शैक्षणिक स्तर और विभिन्न वर्तमान योजनाओं का लाभ लेकर आज समाज का जो कमज़ोर वर्ग है वो अपने आप को उठाने का प्रयास कर रहा है और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।